अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लंबे अरसे तक यंग एज में रहने के लिए क्या ऐसा करेंगे कि ये आपके लिए मुमकिन होगा कि आप उम्र के उस हिस्से में ज़्यादा टाइम गुजार सकें जो नौजवानी जिसको कहा जाता है। बुनियादी तौर पे हमारी 3 किस्म की एज होती है। एक को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, एक को कहते हैं बायोलॉजिकल एज और एक होते हैं साइकोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? जब आपसे कोई पूछता है या आप किसी से पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, तो वो आपको जो उम्र बताते हैं उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स 1980 में पैदा हुआ और 2024 में आप उससे पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, तो वो आपको बताएगा कि मैं 44 साल का हूँ। यानी इसको हम डिजिट में बताते हैं। ये है हमारी क्रोनोलॉजिकल एज। एक होती है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज किसे कहते हैं? बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि आप किसी से पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, वो आपको बताता है कि मैं 40 साल का हूँ या 40 साल की हूँ। तो आप उसको एक कमेंट देते हैं कि आप लगते तो नहीं हैं, आप तो यंग लगते हैं। यानी आपकी क्रोनोलॉजिकल एज जितनी भी हो, लेकिन आप उससे मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात लोग अगर 40 साल का आपको बताते हैं तो आपको लगता है, जो आप ज़ाहिर है उससे इजहार नहीं करते, कि बता तो ये 40 साल का रहा है या रही है, लेकिन लगती तो ज़्यादा उम्र की है या लगता तो ज़्यादा उम्र का है। तो बायोलॉजिकल एज वो उम्र है आपके जिस्म की जिस हालत में आपने अपने आप को रखा है। मिसाल के तौर पर ये खिलाड़ी जितने होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, अगर आप इनको देखें या अदाकार भी देख लें, कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो खान मशहूर हैं कितने, तो लोग हैरान होते हैं कि उनकी उम्रें कितनी हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल एज को, अपनी जो फिज़िकल बॉडी है उसको ऐसे रखा हुआ है, चाहे तो वो खुराक की वजह से हो, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से हो, वो एक्सरसाइजेज़ की वजह से। और ये खिलाड़ियों की तो बड़ी मशहूर बातें हैं कि आप हैरान होते हैं कि वो लोग जो खिलाड़ी होते हैं मशहूर, के उनकी उम्रें ज़्यादा भी हों लेकिन वो लगते नहीं हैं इतनी उम्र के। तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल एज। फिज़िकल फिटनेस जो होती है वो आप उसको तब्दील करके अपनी क्रोनोलॉजिकल एज पे असरअंदाज हो सकते हैं। पुराने वक्तों में क्या होता था, लोगों की अक्सर जो डेथ्स होती थी वो 90 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, 110 साल की उम्र में। वो कब होती थी? जब उनके जो मेजर ऑर्गन होते हैं जिस्म में, मुख्तलिफ किस्म के, आपको पता है मैं जिक्र करता रहता हूँ कि दिमाग है, दिल है, गुर्दे हैं और जिगर है, फेफड़े हैं, हर चीज़ की अगर एक एक्सपायरी डेट होती है, तो आपके जिस्म की भी एक्सपायरी डेट होती थी तो या होती है। तो वो उस एज में जाके ही तकरीबन सब लोग जो हैं उनकी डेथ होती थी, या अक्सर लोगों की। क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज में ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं था कि फ़िज़िकल एक्टिविटी एक तो सबकी एक जैसी थी, और आज के दौर के इंसान के बरअक्स, जैसे आज के इंसान को ज़्यादा खाना मैसर है, ज़्यादा शुगर वाले खाना खाते हैं, ज़्यादा प्रोसेस्ड हम खाना खाते हैं। फिर वो लोग चलते फिरते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऐसे नहीं थी जैसे हमारी है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मूव अराउंड करते थे। उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं था जो आज हमारा है, या हम दफ्तरों में होते हैं या घरों में भी जो लोग हैं तो उनकी एक्टिविटी या चलना फिरना बहुत कम है। गाड़ियों पे सफ़र करते हैं या बाकी मुख्तलिफ चीज़ों पे हम सफ़र करते हैं, तो जिसकी वजह से फिर जो बीमारियाँ पैदा हुई, जैसे शुगर पैदा हुई, या शुगर पैदा हुई, ख़राबी हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, या कोलेस्ट्रॉल जैसा जो बीमारी है वो जन्म लिया उसने, तो उसने क्या किया कि जो हमारे ऑर्गन्स की एक्सपायरी डेट थी उसको कम कर दिया। यानी किसी का डायलिसिस हो रहा है, किसी को दिल का अटैक हो रहा है, किसी को फॉलेज हो रहा है, तो हमने उन बीमारियों की वजह से जिन्होंने मुतासर किया हमारी बायोलॉजिकल एज को, और फिर बायोलॉजिकल एज की वजह से फिर हमारी जो क्रोनोलॉजिकल एज है अब वो कम हो गई है। तो ये एक तो फ़र्क बहुत ज़रूरी है आपका समझना, कि हम लोग अक्सर कहते हैं जी नहीं 50 साल 60 साल की उम्र में जाके तो ऐसे हो ही जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो बायोलॉजिकल एज है इसको आप अपने फैसले के हिसाब से लेके चल सकते हैं, क्योंकि आप जो फैसला करेंगे, कि अगर आप आज से फैसला करते हैं कि मैंने 1 घंटे की वॉक करनी है, मैंने फजूल के खाने ऐसे नहीं खाने कि जो बहुत ज़्यादा मीठे हैं, बहुत ज़्यादा नमक वाले हैं या प्रोसेस्ड हैं, तो वो आपने नहीं खाने, तो आपका ये फैसला आपकी बायोलॉजिकल एज को पे असर करेगा, और वो जो बायोलॉजिकल एज है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है उसको मुतासर करेगी कि आप ज़्यादा अरसा तक जी सकेंगे। तो क्योंकि बड़ा मशहूर है कि जुमला है कि दुनिया में अगर 8 अरब लोग हैं तो उन सब का DNA, जो हमारा जेनेटिक मटीरियल है, वो मुख्तलिफ है। जब वो मुख्तलिफ है तो आपकी सोच भी मुख्तलिफ होनी चाहिए कि अगर लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं तो आखिर कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से उनकी बायोलॉजिकल एज जो है वो मुतासर होती है। तो अपनी क्रोनोलॉजिकल एज को बायोलॉजिकल एज के ज़रिए मुतासर करके आप अपना जो यंग रहने का जो अमल है उसको बिल्कुल आप पूरा कर सकते हैं। अब तीसरी क्या चीज़ है? तीसरी है साइकोलॉजिकल एज। अब जो साइकोलॉजिकल एज वो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि आप कितने यंग हैं, कितने बूढ़े हैं, कितनी आपकी सोच मनफी या मुस्बत है। तो ये बुनियादी तौर पे होती है साइकोलॉजिकल एज, और ये भी असरअंदाज होती है आपकी जो क्रोनोलॉजिकल एज पे। वो कैसे असरअंदाज होती है, देखें। अब आप आजकल के दौर को पुराने दौर से मुकाबला करें। पुराने दौर में ना टीवी होता था, ना रेडियो होता था। लोगों को जो खबरें होती थी वो कभी पहुंचती थी महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद, कि क्या हो गया है इर्द गिर्द, दूर दूर की बात कर रहा हूँ। तो लोग बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं होते थे, वो अपने आज में जीते थे, वो अपने प्रेजेंट में जीते थे, तो वो उसमें खुश रहते थे जो उनकी अपनी ज़िंदगी थी। लेकिन फिर आया रेडियो, फिर उसके बाद आया टीवी, यानी पीटीवी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और एक ही चैनल होता था तो लिमिटेड खबरें आपको पता चलती थी। फिर आया सोशल मीडिया का दौर। अब सोशल मीडिया के दौर में आप कितनी ज़्यादा मनफी खबरों की तलाश में रहते हैं उसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि इस वक्त आज, जबकि ये जुलाई है 2024, तो पाकिस्तान में ट्विटर बंद है। लोग अपना वीपीएन ऑन करके ट्विटर को एक्सेस करते हैं सिर्फ मनफी खबरों का, क्योंकि अक्सर उस पर मनफी खबरें होती हैं। बहुत कम वो खबरें होती हैं जो कि आपको वैसे भी मिल सकती हैं अगर मुस्बत भी हों, लेकिन क्योंकि वो सेंसेशनल खबरों की हम तलाश करते हैं तो वो हमारे दिमाग पे उसी तरह से असरअंदाज होते हैं। जैसे हम परेशान रहते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमें शायद ही उन्होंने हमें मुतासर करना हो, कि अगर आज मुल्क में किसी एक ख़ास एरिया में कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया है जिसने मेरे तक असरअंदाज नहीं होना, तो फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं मनफी चीज़ के पीछे भागूंगा। एक तो ये आपकी जो साइकोलॉजिकल एज है उसको मुतासर करती है। दूसरा, फिर हमारे दिमाग को कैसे मनफी, एक आपका कंप्यूटर है घर में पड़ा है या लैपटॉप है, उसकी आपके डिस्क होती हैं, आपने डी बनाई हुई है, ई बनाई हुई है, उसके अंदर आप कोई चीज़ें डालते हैं। तो जब भी आप उनको एक्सेस करेंगे अपने कंप्यूटर के इन ड्राइव्स को, तो डिस्क को, तो आपके सामने वो क्या शो करेगा, जो आपने उसमें डाला होगा। यही हमारे दिमाग का होता है कि अगर आप मनफी चीज़ों के साथ अपने दिमाग को भर लेंगे तो यही जो तजर्बात होते हैं, यही फिर पूरी ज़िंदगी आपकी सोच के सामने आते हैं और फिर आपको मुतासर करते हैं। कहते हैं स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस ये नहीं होता कि आपके साथ बुरा वाक़या होता है, वो बुरा वाक़ये ने तो आपके दिमाग पे असर डालना ही है, लेकिन उसको बार बार याद करना भी उतना ही असरअंदाज होता है कि जितना आपके ऊपर वो बुरे वाक़ये ने हुआ था। तो इसलिए भूलना चाहिए इस तरह की चीज़ों को कि जो आपकी ज़िंदगी में मनफी आई हैं, क्योंकि माजी के बारे में कहा जाता है कि आपके पाँव की वो जंजीर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, और मुस्तकबिल के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी दीवार है जो आपका रास्ता रोक के खड़ी है। तो क्या चीज़ आपको फ़ायदा देती है? आपका आज, आपका प्रेजेंट, कि आज के दिन आप कैसी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर मैं अक्सर वीडियोज़ में जिक्र करता हूँ कि आप हमारे दिमाग के इस हिस्से को हम कहते हैं फ्रंटल लोब, ये हमारी शख्सियत को जाहिर करता है। तो इसको हम ट्रेन कर सकते हैं, इसकी हम तरबियत कर सकते हैं। मिसाल आपको दे देता हूँ, आप गाड़ी पे निकलते हैं, बाइक पे बाहर निकलते हैं, आगे कहीं पे किसी के साथ थोड़ा सा टकराव हो जाता है, किसी की भी गलती से थोड़ा सा आपकी टकराव हो गया, आप बाहर निकलते हैं। अब आपके पास दो रवैया, आपके रवैये दो किस्म के हो सकते हैं। आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, हल्की सी बात करते हैं और आपको खुद को समझा लेते हैं कि इट्स ओके, हो जाता है बाज़ का, चलें उसकी गलती थी, लेकिन आप बैक ऑफ कर गए, आपने इस चीज़ को इग्नोर किया और आप आ गए। एक तो ये होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा, छोटा सा एक मसला होता है, लोग एक दूसरे को गाली देंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे, वहाँ से बात बढ़ जाएगी और बाज़ का एक दूसरे को डंडे सोटे पे या खुदा न खास्ता मारने पे आ जाते हैं। अभी पाकिस्तान में रिसेंटली एक छोटा सा वाक़या काफ़ी वायरल है कि कुछ लोग जाते हैं किसी एक टक शॉप पे जो पेट्रोल पंप पे होती है, वहाँ पे एक छोटी सी बात पे कि कोई देख के उनको मुस्कुरा रहा है या हंस रहा है, वहाँ से बात शुरू होती है, फिर उसके बाद मार कुटाई होती है, फिर अदालतों में जाते हैं, फिर जॉब्स का मसले बन जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप अपने रिएक्शन को, अपना जो रिस्पॉन्स है, आप उसको कंट्रोल कर लें तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले इसलिए कम हो जाएंगे कि आप साइकोलॉजिकल एज आपकी बेहतर हो जाएगी। अब आपने देखा होगा कि यंग लोग, अक्सर हम देखते रहते हैं, ये खबरें सुनते रहते हैं कि छोटी सी बात हुई, लड़ाई हुई और जो क्रोनोलॉजिकल एज है उसका एंड हो गया। तो बायोलॉजिकल एज की तरह आपका जो साइकोलॉजिकल एज है, कि अगर आप कितने मैच्योर सोचते हैं, कितना मुस्बत सोचते हैं, तो वो बहुत हद तक आपकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, वो उम्र है कि आपने ज़िंदा कितना रहना है, उस पर असरअंदाज होती है। क्योंकि अगर आप बुरा रिएक्शन देंगे किसी भी वाक़ये के ऊपर, हो सकता है कि आप अगले को दबा लें, लेकिन उससे नुकसान ये होगा कि आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि इस तरह का जब भी मसला होगा तो आपने रिएक्ट करना है इस तरीके से और अगला बंदा दब जाएगा। लेकिन हो सकता है किसी दिन बदकिस्मती से वो जो अगला बंदा हो या बंदे हो वो आप पे हावी हो जाएं, तो उस दिन फिर भी यही मसला बन जाएगा। तो एक तो आपने अपने फ्रंटल लोब की ट्रेनिंग करनी है। तो क्रोनोलॉजिकल एज,
बायोलॉजिकल एज और साइकोलॉजिकल एज, ये सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। पुराने दौर में क्योंकि साइकोलॉजिकल जो आपकी एक्टिविटी थी या आपका जो दिमाग का स्टेटस था वो मनफी खबरों से ज़्यादा मुतासर नहीं होता था, तो आखिरकार क्रोनोलॉजिकल एज भी बुजुर्ग खुश रहते थे। पुराने दौर के जो बुजुर्ग थे, बाबे थे, वो हंसी खुशी लाइफ गुजारते थे, क्योंकि जो नॉलेज होता है बहुत सारी चीज़ों का एक वक्त में, वो खुद एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है इस तरह की किसी भी सूरत हाल में।